Today's I will discuss the 15th lecture of function. इसके पहले लेक्चर में ना हमने डोमेन ऑफ द फंक्शन को स्टॉप किया था लॉगरिथमिक फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे। उसी क्वेश्चन में उसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। अगर जैसे सपोज करो हमने ले लिया y इक्वल टू लॉग टू द बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आर्गुमेंट x, मेरे को ना डोमेन ऑफ y चाहिए। तो लॉग को जैसे हमने डिफाइन किया था बिल्कुल उसी तरीके से इसे भी डिफाइन कर दो कि फॉर y टू बी डिफाइंड, क्या लॉग को डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ध्यान में ये रखना है कि बेस नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या 1। अब करना क्या है हम लोगों को कि बारी बारी से तीनों इक्वेशन या इन इक्वेशन जो बोलो उसे सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में तीनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो इनफैक्ट दो इन इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, x ग्रेटर देन 0 है। ये ग्रेटेस्ट का वैल्यू 0 से मेरे को बड़ा चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 0 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब है x का वैल्यू जब भी स्टार्ट करना पड़ेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 1 है ना। अब ग्रेटेस्ट x नॉट इक्वल टू 1 चाहिए, तो ग्रेटेस्ट x नॉट इक्वल टू 1 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में नहीं होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान में रखूं ना, तो मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1 से 2, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड की बात करेंगे। तो आप पहले बताओ, तो हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेने की बात करें तो ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ध्यान देना, ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो दोनों में कॉमन, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद अगर मैं इसमें और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में कॉमन की बात करूं तो फिर बताओ x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x बिलोंग्स टू r, दोनों में कॉमन, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की बात करेंगे। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1 से 2 के बीच में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं ना कि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया। देयरफॉर डोमेन ऑफ y हम लोग इंटरवल में बोलेंगे कि 2 से लेकर इंफिनिटी तक, है ना। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, सबको क्लियर है ना। बस करना क्या है कि जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन दे दिया जाए ना तो आप उसके आर्गुमेंट को डिफाइन कर देना जिसके लिए लॉग डिफाइंड हो, और उसके बेस को डिफाइन कर देना, और सारे इन इक्वेशन को सॉल्व कर करके बारी बारी से सबसे x का वैल्यूज निकालेंगे और लास्ट में सब में हम लोग कॉमन ले लेंगे। जो कॉमन वैल्यू आएगा वही उस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बात करते हैं। इसमें हम लोग और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइप जो भी हो। अगर हमारे पास y इक्वल टू मैं बोल दूं a f x प्लस b g x, जहां पर a और b कांस्टेंट हमारे पास है, और मैं बोल दूं कि डोमेन ऑफ मेरे को ना y चाहिए, तो यहां पे करना क्या है आपको कि आप a f x का डोमेन निकाल लो, मान लिया आ गया d1, b g x का डोमेन निकाल लो, मान लिया आ गया d2, तो हम लोग बोलेंगे देन डोमेन ऑफ y इक्वल टू d1 इंटरसेक्शन d2। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि दो फंक्शन का अगर एडिशन हमारे पास होगा और ओवरऑल का डोमेन निकालना हो ना, तो आप इंडिविजुअल का डोमेन निकाल लो और लास्ट में दोनों में कॉमन ले लो, आई मीन टू से इंटरसेक्शन ले लो। अब रहा सवाल कि ये रूल हमारे पास कब कब वैलिड होगा, तो मैं यही बोलूंगा कि ये रूल जो हमारे पास है ना, अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन का समेशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, सब में वैलिड होगा। मतलब प्लस कर लिया, माइनस कर लिया, इनटू कर लिया, डिवाइड कर लिया, सबके लिए वैलिड है। ध्यान दे रहे हैं ना, दो या दो से ज्यादा फंक्शन जब भी हमारे पास हो, मतलब दो या दो से ज्यादा फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा, तो हम लोग बारी बारी से सबका डोमेन निकाल लेंगे और लास्ट में सब में कॉमन ले लेंगे। इसको एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल देंगे, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x, मेरे को डोमेन ऑफ y चाहिए। तो यहां पे बोलेंगे ना फॉर y टू बी डिफाइंड, ध्यान देना बच्चा, समझ लो अच्छे से, सारे बच्चे समझ रहे हो ना अच्छे से।
तो y टू बी डिफाइंड, इस स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, x माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड इस स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब करना क्या है कि दोनों को सॉल्व कर लेना है और दोनों से हमारे पास x का वैल्यूज निकालना है और वो सारे वैल्यू में कॉमन ले लेना है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यहां से मैं बोल सकता हूं x लेस देन और इक्वल टू 2, और उसके बाद बोलेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। तो ऑब्जर्व तो कर सकते हो, विदाउट ऑब्जर्वेशन अगर करना चाहते हो तो आप नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट लेके चल दो, x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, बढ़िया से समझना, x का वैल्यू मेरे को 4 से बड़ा चाहिए और दूसरी तरफ बोल रहा है x का वैल्यू मेरे को 2 से छोटा चाहिए। तो क्या दोनों में कुछ कॉमन हो पाएगा, इंटरसेक्शन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू हम लोग क्या बोल देंगे, 5। 5 कहने का मतलब क्या हुआ कि सर इसका डोमेन कुछ है ही नहीं, आई मीन टू से कि ये हमारे पास फंक्शन है ही नहीं, ये x के किसी भी वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इस एक्सप्रेशन का सेंस क्या है, बोले कोई सेंस नहीं है, मतलब ही नहीं बनता है कुछ, ये बिना मतलब का चीज लिखा हुआ है। इसका मतलब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू 5 का सेंस क्या है, कोई सेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ने बोल दिया कि बताओ इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करना चाहें, सॉरी डिफरेंशिएट करना चाहें, बच्चों ध्यान देना कि फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x, तो मैं बोलूंगा इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, फंक्शन ही नहीं है। तो बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन का, आई मीन एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव पॉसिबल होने के लिए उसको फंक्शन होना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस में, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इसका मतलब वो है कि उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस होने का मतलब ये है कि उसका एक अपना डोमेन चाहिए। तो बोलोगे यहां पर तो डोमेन कुछ है ही नहीं, तो डोमेन नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं, इसका मतलब डिफरेंशिएट उसको नहीं कर सकते। कोई बेवकूफ भी बना देगा, कोई डिफरेंशिएट आसानी से कर भी देगा इसको, आपने पढ़ रखा होगा। इसका इंटीग्रेशन की भी बात कर लेंगे ना तो भी इंटीग्रेट कर देगा बच्चा वो। टू माइनस एक्स आई मीन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर भी देगा, आपने भी पढ़ रखा होगा, जबकि इसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, फंक्शन ही नहीं है सर। तो मेरा यहाँ पे इंटेंशन ये नहीं बताना है कि इंटीग्रेशन पॉसिबल है या डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है, मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये है हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट ना। और यहाँ पे ये भी इंटेंशन है कि डोमेन है तो पूरा कैलकुलस हमारे पास है, ये ध्यान देना है आपको। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो हमने क्वेश्चन में दे दिया fx इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। ध्यान देना, या मैं देता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की बात कर लेता हूं, ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन चाहिए, तो लिखेंगे हम लोग फॉर fx टू बी डिफाइंड, आप बताओ साइन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए। हमने बता रखा था कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है। तो साइन इनवर्स x में x का वैल्यू -1 से +1, तो साइन इनवर्स यहाँ पे x के बदले 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 का वैल्यू हम लोग बोलेंगे -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद इस स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन इक्वेशन आ गया, बारी बारी से सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लो दोनों का। तो आप बताओ 1 इधर जाएगा तो 1 इधर भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 लेस देन और इक्वल टू 2x लेस देन और इक्वल टू 2, 2 से डिवाइड कर दो तो 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, ये फर्स्ट। अब बताओ ग्रेटेस्ट का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा सर। तो आप बताओ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट ले लो। अब बताओ दोनों में जो जो डिजिट दिखाई दे रहा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे नंबर लाइन पे आप लिख दो, तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। फर्स्ट में बोला गया है 0 से 1 के बीच में, सेकंड में बोला गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप बता सकते हो बच्चों कि ओवरऑल कॉमन कौन सा पार्ट गया, 0 से 1 के बीच में, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इंटरवल वाइज बोलेंगे 0 to 1। क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, ध्यान दे रहा है ना।
मैं फिर बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन बस यही है कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। तो करना क्या है हम लोगों को कि इंडिविजुअल का डोमेन निकालना है और सब में कॉमन ले लेना है हम लोगों को। ठीक है, इसमें बेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी और हम लोग करेंगे। अब जैसे सपोज करो कि अगर हमने क्वेश्चन में कुछ ऐसा ले लिया, ध्यान देना सारे लोग, इफ y इक्वल टू 1 by square root of greatest integer of 2x plus greatest integer of 3x minus 4 plus 1 by square root of x square minus x। मेरे को डोमेन ऑफ द फंक्शन चाहिए, ध्यान देना सारे लोग। तो हम लोग को करना क्या है, बोलेंगे फॉर y टू बी डिफाइंड, दोनों का डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो आप पहले बताओ इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसको डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, 2x प्लस 3x, आई मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, है ना। अब हम लोग दोनों को बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो वो लोग से इसे सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, x कॉमन करेंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, साइन स्कीम मेथड से, आई मीन वेवी कर्व मेथड से बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 0 होगा, ये x का वैल्यू 1 होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हम लोग को लेना है पॉजिटिव, आई मीन टू से x इज लेस देन 0 यूनियन x इज ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, आई मीन फर्स्ट इनइक्वालिटी से सॉल्व करके मेरे पास x का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम लोग सेकंड की बात करते हैं, ध्यान देना सारे लोग। सेकंड में हमारे पास है 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, आई मीन टू से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x ग्रेटर देन 4 मेरे को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, ध्यान देना, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बता रखा है आपको इसके पहले वाले क्लास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड इक्वेशन या इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। एक तरीका तो हमने बताया था आपके पास, याद करो कि इक्वेशन या इन इक्वेशन को इस तरीके से रीअरेंज कर दो सच दैट कि दोनों तरफ का ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए आसान हो जाए, आई मीन टू से ग्राफिकल सॉल्यूशन। याद करो, एक एनालिटिकल सॉल्यूशन भी बताया था मैंने, एक और मैं सॉल्यूशन बता देता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो, इन इक्वेशन या इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आई मीन टू से, लेट मी सी, हम लोग को करना क्या है ना कि लेट x को मान लेते हैं i प्लस f, जहां पर f का वैल्यू जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा। तो x का वैल्यू i प्लस f पुट करते हैं हमारे पास तो कितना आ जाएगा, 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3i प्लस 3f का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 4। आपको पता है कि इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इंटीजर को ग्रेटेस्ट से बाहर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से 2i बाहर आ जाएगा, यहां से 3i बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा ओवरऑल 5i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3f का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन हमारे पास 4। अब तुम एक बात बताओ, f का वैल्यू तो मेरे को 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो 2f का वैल्यू हमारे पास किसके किसके बीच में होगा बताओ बच्चों, 0 से 2 के बीच में, 2 पे ओपन, तो 2 पे ओपन, तो इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि इसका क्या क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो सकता है, तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। उसी तरीके से 3f का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, तो मैं बोलूंगा 0 से 3 के बीच में, क्योंकि f का वैल्यू 0 से 1, 0 पे क्लोज, 1 पे ओपन, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो हो जाएगा 0 से 3, 0 पे क्लोज और 3 पे ओपन, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या क्या होगा, 0, 1 और 2। इसका मतलब है कि इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 0, 1 और 2 आ गया। अब तुम्हें यहां पे ना ऑब्जर्वेशन ही करना है, ध्यान देना,
ऑब्जर्वेशन ही करना है। ऑब्जर्वेशन करने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये तीनों इंटीजर का समीशन का वैल्यू मेरे को 4 से बड़ा चाहिए। आई मीन टू से कि एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ i एंड f। रीजन, मेरे को x का वैल्यू चाहिए और x का वैल्यू आपने क्या मान रखा है, i प्लस f। तो किसी भी हाल में आपको i चाहिए और f चाहिए। तो i और f के वैल्यू के लिए यहां पे हम लोग ऑब्जर्वेशन लाएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसका वैल्यू 0 और 1 हो सकता है, इसका वैल्यू 0 1 2 हो सकता है, 5i इंटीजर हमारे पास है। तो तीनों इंटीजर का सम का वैल्यू मेरे को 4 से बड़ा चाहिए। तो ये दोनों का वैल्यू तो फिक्स है, इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इसका वैल्यू फिक्स नहीं है ना, तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास 5i का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। जरा तुम सोचो, अगर हमने i का वैल्यू 0 ले लिया, बढ़िया समझना, एक बार i का वैल्यू 0 ले लेते हैं, एक बार i का वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार i का वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं और देखते हैं ऑब्जर्व करके हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है। ओके, लेट मी सी, जरा सोचो तो हमारे पास i का वैल्यू अगर हमने 0 ले लिया, तो i का वैल्यू 0 लेंगे तो ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। और जब ये कंप्लीट 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 लो या 1 लो, इसका वैल्यू 0 1 2 कुछ भी ले लो, मतलब इसका मैक्सिमम भी, इसका मैक्सिमम भी ले लेंगे, इसका मैक्सिमम 1, इसका मैक्सिमम 2, तो 1 + 2 का भी वैल्यू हमारे पास 4 से बड़ा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास i का वैल्यू कभी भी 0 होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो यहां से तो पक्का है भैया कि i का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इतना तो पक्का है। अब i का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव, i लेस देन 0 की बात करते हैं, जरा चेक करते हैं, हमारे पास ये दोनों का वैल्यू तो फिक्स है। तो i का वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, i का वैल्यू जो लेंगे नेगेटिव में, अगर i का वैल्यू -1 लेते हैं तो -1 लेंगे तो ये तो -5 हो जाएगा, मेरी बात तो समझना। और ये -5 हो गया तो बच्चा जरा ध्यान देना, ये -5 हो गया तो -5 हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 भी ले लेना है, तो 2 + 1 3 और -5 + 3 का वैल्यू कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये कि i का वैल्यू जब -1 नहीं हुआ तो क्या i का वैल्यू -2 होगा, क्या -3 होगा क्या? इसका मतलब i का वैल्यू नेगेटिव भी होने का कोई चांस नहीं। क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है, ध्यान दे रहे हैं? तो बच गया, बोलो सर i का वैल्यू पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। लेट मी सी, अगर i का वैल्यू हमने पॉजिटिव में कम से कम कितना ले रहा हूं, 1, तो चलो बताओ i का वैल्यू कम से कम 1 लेंगे तब तो ये 5 मेरे पास हो जाएगा। और जब ये 5 मेरे पास होगा तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कुछ भी ले लो सर आप, जब ये 5 हो गया तो 5 का वैल्यू तो ऐसे भी 4 से बड़ा हो गया सर। मतलब कि अगर i का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा रखें तो f में कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। 2f का ग्रेटेस्ट, 3f का ग्रेटेस्ट, कुछ भी हो जाए सर, क्या फर्क पड़ता है? मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं बोल सकता हूं कि सर i का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, और जब i का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो i हमारे पास क्या है, तो i बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। तो यहां से बोल सकते हैं ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आल्सो 1। ये हो गया मेरे पास सेकंड। बच्चा ध्यान देना, समझने की कोशिश करो, मेरा इंटेंशन यहां पे डोमेन बताने का नहीं है, मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन से रिलेटेड अगर इक्वेशन या इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करने का हमने एक और मेथड बता दिया है, और ये भी एक यूनिवर्सल मेथड है कि x के जहां पे भी ग्रेटेस्ट के अंदर x हो, 2x हो, 3x हो, 5x हो हमारे पास, तो वहां पे x का वैल्यू i + f से रिप्लेस कर देना, और यहां पे बस ऑब्जर्व करना अच्छे से कि i का वैल्यू क्या होना चाहिए। i निकल गया तो मुझे लगता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकल गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू बड़े आराम से आप बोल सकते हो, है कि नहीं? तो ये सेकंड हो गया, तो यहां से बोल सकते हैं फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। बताओ बेटा क्या होगा? तो नंबर लाइन हमने प्लॉट कर लिया, फर्स्ट और सेकंड में जो जो डिजिट दिखाई दे रहा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा देते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, फर्स्ट में बोला गया है, ध्यान देना, ग्रेटर देन 1, बढ़िया समझना, 1 पे इनफैक्ट ब्लैंक होगा, ओपन होगा, लेस देन 0, 0 पे ओपन होगा। अब सेकंड में क्या बोला गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाइन के नीचे सेट कर दो। तो देख रहे हैं यहां से ओवरऑल को जो कॉमन हमारे पास आ रहा है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, आई मीन डोमेन ऑफ द फंक्शन जो हो गया x ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में ना? क्लियर है ना? ओके, आई लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो ध्यान दो, यहां पे एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। डोमेन ऑफ वाई चाहिए, अच्छे से ध्यान देना। सेकेंड क्वेश्चन भी लिख देता हूं, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, या मैं कुछ यूं कर देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां पे भी डोमेन ऑफ वाई चाहिए। आइए दोनों का हम लोग डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालते हैं। देखो आप, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। देखो अच्छे से, डोमेन चाहिए, फॉर y टू बी डिफाइन करना पड़ेगा। टू बी डिफाइंड, क्या y टू बी डिफाइन होगा? देखो तो इस स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए मैं बोलता हूं कि साइन ऑफ cos x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए मैं बोलता हूं cos ऑफ sin x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमारा इंटेंशन क्या होगा? दोनों से x का वैल्यू निकाल लूं, लास्ट में दोनों में कॉमन ले लेता हूं, है कि नहीं? एनीवे निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान सा तरीका, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं। अब यहां से हमारे पास sin t मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से सॉल्यूशन इन वन रोटेशन की मैं बात कर लूं, मुझे ये पता है कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 11th में। उसी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए sin t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए सॉल्यूशन इन वन रोटेशन इज, मैं t का वैल्यू बोल देता हूं 0 से पाई के बीच में, है कि नहीं? अब यहां से हमारे पास जनरलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का पीरियड हमारे पास सेम है, तो t के बदले पहले पुट कर देते हैं cos x। देखना अच्छे से, देखो अच्छे से, t के बदले हम लोग पुट कर देते हैं cos x, तो 0 लेस देन और इक्वल टू cos x लेस देन और इक्वल टू पाई। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां से यहां तक a मान लेते हैं और यहां से यहां तक b मान लेते हैं, ठीक है? ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में, आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ रखे होंगे कि इस तरीके का इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यहां से यहां तक आप फर्स्ट मान लो, यहां से यहां तक आप सेकंड मान लो, दोनों को सॉल्व करके दोनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो आप पहले बताओ, cos x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में सॉल्यूशन इन वन रोटेशन जो हमारे पास होगा -π/2 से लेकर π/2, और जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 2n π -π/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2n π प्लस π/2, ये हमारे पास a हो गया, ठीक है? अब अगर b की बात करें, जरा देखो, जरा b हमारे पास क्या है, तो cos x लेस देन और इक्वल टू पाई। तो cos x लेस देन और इक्वल टू पाई, इनफैक्ट आपको पता है कि cos x का वैल्यू जब भी होगा तो 1 या 1 से लेस ही होगा। cos x का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो cos x का वैल्यू तो 1 या 1 से लेस तो x के सारे वैल्यू के लिए होगा, तो पाई का वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो गया ना, तो cos x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू पाई तो x के सारे वैल्यू के लिए हो गया। तो यहां से मैं बोल दूंगा कि यहां से x बिलोंग्स टू r, ये b, तो फाइनली a इंटरसेक्शन जो b हमारे पास आएगा वो यही आ जाएगा, a क्या 2n π -π/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2n π प्लस π/2, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट, है कि नहीं? अब सेकंड की बात हम लोग कर लेते हैं, जरा देखो तो बढ़िया समझना, फिर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अल्फा। तो आप बताओ, cos अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉल्यूशन इन वन रोटेशन, अभी हम लोग इसको यहां पर सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि -π/2 लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू π/2। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -π/2 लेस देन और इक्वल टू sin x लेस देन और इक्वल टू π/2। अब तुम बताओ, आपको पता है ना कि sin x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है x का सारे वैल्यू के लिए, तो ये π/2 कहने का मतलब कितना हुआ? 3.14/2, मतलब 1.57 के अप्रॉक्स। तो 1.57 के अप्रॉक्स जो होगा वो 1 से तो बड़ा ही होगा ना, -1.57 का जो अप्रॉक्स होगा वो -1 से तो छोटा ही होगा ना, तो sin x का वैल्यू -1.57 से +1.57 के बीच में x के किस वैल्यू के लिए? सारे वैल्यू के लिए। क्यों? क्योंकि सर sin x का वैल्यू -1 से +1 x के सारे वैल्यू के लिए होता है। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग कि x बिलोंग्स टू r। ध्यान देना मेरी बात को, तो x बिलोंग्स टू r हमारे पास क्या हो गया? ये सेकंड। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन जो सेकंड की बात करेंगे, ये x का सारा वैल्यू और x का कुछ वैल्यू, तो दोनों में कॉमन क्या होगा?
यही वैल्यू हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड जो हमारे पास होगा, देखो बच्चा, फर्स्ट इंटरसेक्शन जो सेकंड होगा वो फाइनली हमारे पास हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारे पास ये आ गया। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हमारे पास है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ sin x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे को सॉल्व करना है। आई मीन टू से डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है। देखो बच्चे, तो आप बताओ, लिखेंगे ना फॉर y टू बी डिफाइंड sin x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके बाद इसे 16 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर दो आप। तो आप बताओ, यहां से एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाओ तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 16, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा। और हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स के फंडे को यूज करेंगे तो -4 से x का वैल्यू 4 के बीच में लाई करेगा। अब यहां से sin x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करने का मतलब क्या होगा, तो सॉल्यूशन इन वन रोटेशन में बोल दूं 0 से x का वैल्यू पाई के बीच में होगा। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन की पहले बात कर लूं तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास इज क्या मैं बोलूंगा बताओ, 2n पाई दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, याद होगा ना बच्चों, तो 2n पाई प्लस पाई हमारे पास होगा जहां पर n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, ये फर्स्ट। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड जो भी होगा वो डोमेन ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। अब यहां पे एक चक्कर है कि सर हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में इंटरसेक्शन कैसे ले, यहां पर तो एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को पता है लेकिन यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं क्योंकि वो सारे वैल्यू तो इनके वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी में पढ़ चुके होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। और अगर नहीं पढ़े हैं तो एक छोटा सा तरीका ऐसे तुम फील कर सकते हो, आई मीन टू से ऐसे तुम समझ सकते हो कि इनका वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, 0 से लेकर पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में और -4 से +4 के बीच में कॉमन तो ले सकते हैं। उसी तरीके से n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इनका वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 2 पाई, इनका वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस पाई मतलब 2 पाई से 3 पाई के बीच में, और x का वैल्यू -4 से +4 के बीच में, फिर दोनों में कॉमन ले सकते हैं। मतलब बोलना ये चाह रहा हूं कि n का वैल्यू पुट करो तो वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू क्लियर है, दोनों में कॉमन ले लो, फिर n का वैल्यू पुट करो, फिर कॉमन ले लो, फिर n का वैल्यू पुट करो, फिर कॉमन ले लो। तो वो लोग कितना दूर तक कॉमन लेके, तो जी हाँ मजबूरी है, कॉमन लेना पड़ेगा आपको, पक्का कॉमन लेना पड़ेगा। तरीका वही है। एक दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है, आप इसको इस तरीके से समझ लो, ध्यान देना। एक दूसरा शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी और दूसरा अदर देन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी हमारे पास हो तो आपको करना क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी के अलावा कोई जो दूसरा इनइक्वेशन दिया हुआ है उस इनइक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो पहले आप। तो लोग सर इसका x का वैल्यू मेरे पास आ गया था -4 से +4 के बीच में, ठीक है। और इसमें क्या करना है ना कि sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन है इसका ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन लो आप कि sin x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देखो तो x का वैल्यू कहां से कहां तक के लिए कौन कौन सा ग्राफ पार्टिसिपेट करेगा। sin x का ग्राफ तो आपको पता है कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना बच्चे, याद है ना बच्चा, ये 0, ये पाई, 2 पाई, -पाई, -2 पाई, ठीक है। अब मेरे को sin x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट होगा, तो x एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट ऐसा ले लो आप, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर दो, ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, आई मीन टू से ये वाला पार्ट को कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट को कैंसिल कर देते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट को कैंसिल कर देते हैं हम लोग, आगे भी कैंसिल होगा, आगे भी और कुछ होगा, है कि नहीं। और एट द सेम टाइम ऑन द सेम एक्सिस x का वैल्यू -4 से +4 प्लॉट कर दो, तो वो कैसे प्लॉट करेंगे, तो है ना x का वैल्यू एक बार 4 लेते हैं तो 4 कहने का मतलब क्या है, पाई से थोड़ा बड़ा होगा 4, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 लाइन तो वर्टिकल लाइन होगा, फिर x इक्वल टू -4 तो कुछ ये होगा, x इक्वल टू -4। ध्यान देना हमारे पास क्या बोला गया है, x लाइज बिटवीन -4 टू +4, तो -4 टू +4 के बीच में साइडेड कर दो आप,
ये हो गया ना। अब देख लो कि दोनों ग्राफ में से कॉमन ग्राफ कहां से कहां तक के लिए है। तो आपको लग रहा होगा कि -4 से -पाई के बीच में ये भी है और ये भी ग्राफ पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी और ये भी। इसका मतलब है कि फर्स्ट इंटरसेक्शन जो सेकंड हमारे पास होगा, x का वैल्यू -4 से लेकर के -पाई तक तो होगा ही होगा। फिर -पाई से 0 के बीच में साइन नहीं है लेकिन ये है तो दोनों में कॉमन नहीं हुआ। 0 से पाई के बीच में ध्यान देना साइन भी है और हमारे पास -4 से +4 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि यूनियन 0 से पाई तो होगा ही होगा। अब जब देखो तो पाई से लेकर के 4 के बीच में, तो पाई से 4 के बीच में साइन x तो नहीं होगी, ये तो कट गया है, मेरे को x एक्सिस के ऊपर चाहिए। लेकिन पाई से 4 के बीच में हमारे पास ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, तो एक ही पार्टिसिपेट किया, दोनों पार्टिसिपेट तो नहीं किया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, x का वैल्यू निकल गया बच्चा। समझ में आया? तो इसको ग्राफिकली भी आप सोच सकते हो इस तरीके से। तो इसका सेंस क्या हुआ बताने का, समझ में आ रहा है ना कि जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन और दूसरा अदर देन ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन हो तो आपका बेस्ट जो मेथड होगा ना वो ग्राफिकल एनालिसिस पे लेके चल देना, वो सोचना आसान कर देगा आपके लिए। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो चलिए आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ध्यान देना सारे लोग। अब हम लोग लेके चलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन में कि इफ y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ px रहा और डोमेन ऑफ मेरे को ना y चाहिए, तो मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे निकालूंगा? तो यहां पे पहले हम लोग ये ढूंढ लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं। 1 2 3 और 4 फंक्शंस हैं। इसका मतलब है ये है ना कि चारों को बारी बारी से डिफाइन करते हुए ना चारों का डोमेन निकालो और चारों का डोमेन निकालने के बाद चारों में कॉमन ले लो। मतलब जितना भी फंक्शन हमारे पास आया, मेरे पास सपोज करो मेरे पास n फंक्शंस आ गया सर, तो n फंक्शंस आने का मतलब ये है ना कि सर n फंक्शंस का हम लोग डोमेन निकालेंगे और वो सारे में हम लोग इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? सारे के कॉमन वैल्यू के लिए, कॉमन वैल्यू के लिए ही तो हमारे पास ओवरऑल पूरा फंक्शन डिफाइन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे आप बताओ, इसका डोमेन हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लिए d1, इसका डोमेन मान लिए d2, इसका डोमेन मान लिए d3 और इसका डोमेन मान लिए d4। Therefore डोमेन ऑफ y इक्वल टू बोलेंगे d1 इंटरसेक्शन d2 इंटरसेक्शन d3 इंटरसेक्शन d4। आई बात समझ में? और ये ध्यान देना डोमेन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये, आई मीन डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का जो डोमेन हम लोग निकाल रहे हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। इंपॉर्टेंट टाइप कहने का मतलब यही है कि पहले आपको जैसे ही डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालने की बात कह दिया जाए ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पहले प्रेडिक्ट कर लो। अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मेरे पास 3 हैं तो 3 कंडीशंस मेरे पास होनी चाहिए। और जैसे ही आपने कंडीशन लिखा तो उसके बाद कुछ नहीं है सर, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, जो भी इनइक्वालिटी हो उसको सॉल्व करो और फाइनली x का वैल्यू निकालो। कॉमन लेने की जरूरत पड़े तो कॉमन ले लो। मतलब पहले कंडीशन लिखना जरूरी है आपको पहले स्टेप में कि कितना फंक्शन हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को कंडीशन लिखना पड़ेगा। और जैसे ही इन इक्वेशन आया तो बस डोमेन खत्म, इन इक्वेशन की बात सॉल्व करना है ना? जैसे सपोज करो इसमें एक जो एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। इफ y इक्वल टू log बेस 1/2 log बेस 1/3 log बेस 1/4 आर्गुमेंट x, ठीक है? और यहां से मेरे को इसका डोमेन चाहिए। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन को पहले सेलेक्ट करो सॉल्यूशन में। ये तो पहला आपके पास मैंडेटरी है कि किसी भी फंक्शन का डोमेन निकालना हो तो फॉर y टू बी डिफाइंड ये लिखना हमारी मजबूरी है ना? अब बताओ कितने फंक्शन हैं आप लोग हैं? 1 2 और ये 3। इसका मतलब है तीनों फंक्शन को डिफाइन करो तो 3 इन इक्वेशन या 3 इक्वेशन मेरे पास आना चाहिए। तो आप बताओ तो हमारे पास इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इसका आर्गुमेंट तो ये पूरा चला जाएगा, तो इसका मतलब है कि log बेस 1/4 आर्गुमेंट x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इसका आर्गुमेंट तो ये पूरा चला जाएगा, इसका मतलब है कि log बेस 1/3 log बेस 1/4 आर्गुमेंट x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है? अब आइए तो चलो ध्यान दो कि इस लॉ को डिफाइन होने के लिए इसका आर्गुमेंट तो ये पूरा है, तो ये पूरे को ग्रेटर देन 0 कर दिया मैंने। अब यहां पर देख रहे थे ना कि 3 हमारे पास लॉग था, 3 फंक्शंस था, 3 इनइक्वेशन हमने लिख दिया।
अब सबसे बारी बारी से x का वैल्यू निकाल दो और सब में कॉमन ले लेंगे हम लोग। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से ध्यान देना, लॉग को हटाना है, सॉल्व करना है, तो बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। लॉग हटाओगे तो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। आई मीन टू से कि x इज लेस देन 1/4 टू द पावर 0। तो किसी भी नंबर का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, आप लोगों को पता है। एनीवे अब पहले इस लॉग को हटाना पड़ेगा, तो फिर हमारे पास बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। लॉग हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा लॉग बेस 1/4 आर्गुमेंट x ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा 1/3 का पावर 0 का वैल्यू 1। फिर इस लॉग को हटाना पड़ेगा तो इनइक्वालिटी का साइन फिर चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास x मस्ट बी ग्रेटर देन हो जाएगा 1/4 3। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, थर्ड। 3 में इंटरसेक्शन लेने का तरीका, तो सबसे आसान तरीका यही कि सर किसी 2 में इंटरसेक्शन ले लो, जो इंटरसेक्शन आया उसको फोर्थ इक्वेशन मान लो, फोर्थ मान लो, और उस फोर्थ का थर्ड के साथ कॉमन ले लो, सबसे आसान। तो आप पहले बताओ, फर्स्ट और सेकेंड में अगर हम लोग कॉमन लेना ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, तो दोनों में कॉमन तो 0 से 1 हो जाएगा। अब 0 से 1 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 4 है, 1/4 है, तो ग्रेटर देन 1/4 और x लाइज बिटवीन 0 to 1, तो ओवरऑल कॉमन क्या हो गया 1/4 से लेकर 1 के बीच में, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर है ना सभी लोग को, एग्री हो ना? तो चलो आओ इसी बेसिक 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ध्यान देना, डोमेन में सबसे पहले आपको यही दिमाग में रखना है कि कितना फंक्शंस ओवरऑल है सर। जितना फंक्शन है सबको मैं बारी बारी से डिफाइन करूंगा। जैसे सपोज करो अगर हमने फिर दे दिया y इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस सेक इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे को डोमेन चाहिए। ध्यान देना मेरी बात को, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि सर इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अब इसका डोमेन के लिए यहां पर देखा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा, तो एक साइन इनवर्स 1 और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कभी 2 फंक्शन हुआ, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन हुआ, सपोज करो मैं मान के चलता हूं 2 ही फंक्शन हमारे पास है, तो किसी एक फंक्शन का डोमेन अगर x बिलोंग्स टू r है और दूसरे फंक्शन का डोमेन x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो दोनों में कॉमन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। मेरी बात को फिर से समझना कि हमने बोल दिया कि 2 फंक्शन में से किसी एक का डोमेन x बिलोंग्स टू r है और दूसरे का डोमेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो दोनों में कॉमन तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर 2 फंक्शन में से किसी का भी डोमेन बिलोंग्स टू r हुआ, x बिलोंग्स टू r हुआ, तो उसको बिल्कुल साइड कर दो, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सर नेक्स्ट फंक्शन का डोमेन अगर कुछ हुआ तो दोनों में कॉमन तो वही कुछ वाला वैल्यू ही होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो? तो जिसका डोमेन x बिलोंग्स टू r हुआ ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इट शुड बी रिमेंबर। तो आप पहले बताओ, यहां पे 2 फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का डोमेन x बिलोंग्स टू r, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, तो साइन इनवर्स के लिए x काम करे, x के लिए काम करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब x के जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो सबसे पहली बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू जो होना चाहिए वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। अब बात की बातें सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको डिफाइन कर लो। यहाँ पे बताओ कितना फंक्शन है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी 2 फंक्शन है सर, एक सेक इनवर्स है और दूसरा रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन का डोमेन तो मैंने बता रखा हूँ कि x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर तो कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये हमारे पास तो ऑलवेज डिफाइन होगा, तो सिर्फ सेक इनवर्स को डिफाइन कर दो। और सेक इनवर्स को डिफाइन होने के लिए हमने बता रखा है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। मैंने बता रखा है सेक इनवर्स x का डोमेन मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई मीन टू से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और x लेस देन और इक्वल टू -1, उसी को ध्यान में रखते हुए वहां पे x था और यहां पर x के जगह पे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। और जब हमने कंडीशन लिख दिया तब तो यहां पर डोमेन का कोई मतलब ही नहीं बना, बन गया इन इक्वेशन। और इन इक्वेशन को जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लो। आप इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता है। बच्चे ध्यान देना, सारे लोग, सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है ना, इसलिए अच्छे से समझना। तो चलो ध्यान दो आप इसको सॉल्व करने का तरीका। तो आपके पास अगर प्रॉपर्टी याद नहीं है तो बिल्कुल छोटा छोटा सा स्टेप लेके चल सकते हो कि यहां से यहां तक हमने a मान लिया और यहां से यहां तक हमने b मान लिया। अब बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करने का तरीका, तो हमने नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। बता रखा हूं मैं कि -1 के नियर अबाउट में इंटीजर प्लॉट कर दो, तो -2 और ये 0। अब बताओ ग्रेटेस्ट का वैल्यू मेरे को -1 या -1 से बड़ा चाहिए,
-1 या -1 से बड़ा, इसका मतलब है x का वैल्यू अगर कुछ भी इस रेंज में पुट करेंगे तो मुझे लगता है कि इस इन इक्वेशन को वो फॉलो कर जाएगा, है कि नहीं है? इसका मतलब है कि x का वैल्यू की बात करेंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आल्सो, ये एक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। तो 1 के नियर अबाउट में इंटीजर प्लॉट कर दो, 1 0 2। अब बताओ ग्रेटेस्ट का वैल्यू मेरे को 1 से छोटा चाहिए, बाय द वे ऐसे तो है लेस देन और इक्वल टू 1। तो अगर मैं इक्वल टू 1 की बात करूं, ग्रेटेस्ट x का वैल्यू 1 के बराबर, इसका मतलब है x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 2 पे ओपन और 1 पे क्लोज। लेकिन मेरे को लेस देन भी 1 चाहिए, तो लेस देन 1 चाहिए तो मैं 1 से छोटा कुछ भी पुट करूंगा तो लेस देन 1 तो हो जाएगा। तो इस ओवरऑल इन इक्वेशन का जो मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए x लेस देन 2, ये आ गया मेरे पास b। तो पहले तो हम लोग a इंटरसेक्शन b की बात कर लें। ध्यान देना x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 2, इसका मतलब कि -1 से लेकर 2 के बीच में, ये हो गया फर्स्ट। समझ में आ रही बात सबको? क्लियर है सभी को? ओके, अब जरा ध्यान दो, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको बोल सकते हैं ना कि 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू -1। बारी बारी से सॉल्व कर दो आप। देखो अब बच्चा, ये तो पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन और इक्वल टू 0। तो हो गया ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। ये पॉसिबल तभी है जब x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 0 कभी पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो 2x इज लेस देन और इक्वल टू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। आई मीन x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। फिर वही स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट इक्वल टू 0 तो हो सकता है। तो इक्वल टू 0 कब होगा? जब x का वैल्यू हम लोग -1 लेंगे। इसका मतलब है यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है +-1, ये सेकंड। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे क्या? फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। तब बताओ -1 से 2 और x का वैल्यू +-1, दोनों में कॉमन क्या चला गया? तो x का वैल्यू +-1। तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ द जो फंक्शन हो गया, दो वैल्यू सिर्फ हो गया, -1 और +1। मतलब कि ये फंक्शन सिर्फ 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड है। समझ में आ रहा है? तो जब 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड हुआ तो इसका करस्पॉन्डिंग रेंज भी निकल जाएगा। आई मीन टू से इसका रेंज भी निकाल लोगे आप। क्या? x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, पूरे का वैल्यू निकल जाएगा। x का वैल्यू -1 पुट कर देंगे, पूरे का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात सबको? क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ पे मेरा मेन इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे, आई मीन टू सॉरी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस को प्रेडिक्ट कर लेंगे। जितना फंक्शन उतना इनइक्वेशन या इक्वेशन आना चाहिए। ऑलवेज इस बात को ध्यान में रखना है आप सभी को, ठीक है ना? आइए क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ध्यान दो बच्चा, समझो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, इफ y इक्वल टू log ऑफ sin x, मेरे को डोमेन चाहिए। फिर वही बात, देख लो कितना फंक्शन हमारे पास है। तो 1 2 और 3, तीनों को बारी बारी से डिफाइन करो। तो प्रोफेसर साइन एक्स का डिफाइन, साइन एक्स को तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये तो एक्स के सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है। जी हाँ, तो इसके लिए डोमेन x बिलोंग्स टू r, तो इसको साइड कर दो। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? साइन x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए? तो इसका आर्गुमेंट तो ये पूरा कहलाएगा, लॉग ऑफ साइन x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब तुम एक बात बताओ, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। बेस का वैल्यू तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो लॉग को हटाओ, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। साइन x इज ग्रेटर देन 1 ये सेकंड। अब तुम एक बात बताओ कि साइन x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। साइन x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो x का वैल्यू तो कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। बट यहां से साइन x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 क्या ये कभी पॉसिबल है क्या? बोले बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि sin x का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से तो मैं बोल दूंगा x बिलोंग्स टू 5, तो ये सेकंड हो गया, फर्स्ट कुछ भी हो सर, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड की बात करेंगे, x बिलोंग्स टू क्या 5। x बिलोंग्स टू 5 कहने का सेंस क्या है कि हमारे पास x के किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। आई मीन टू से इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सप्रेशन सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं, कोई इसका सेंस नहीं है। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? इट मींस ओनली दैट इसका कैलकुलस में कोई सेंस ही नहीं, इसका मैथमेटिकल इसके साथ कोई ऑपरेशन करना ही बेवकूफी है, मतलब ही नहीं बनता है कुछ। मतलब कि अगर मैं डिफरेंशिएशन की भी बात करूं ना कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ फंक्शन। मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन बताओ इसका, log ऑफ sin x का मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए x के रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है, फंक्शन ही नहीं है सर। ध्यान दे रहे हैं? क्लियर है? तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सारे का आंसर मैंने दे रखा है राइट हैंड साइड में। कुछ एक क्वेश्चन का आंसर मैं जानबूझकर नहीं देता हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए, ठीक है, कि आपका कितना कॉन्फिडेंस लेवल है किसी भी क्वेश्चन में। बस ये ध्यान में रखना है कि कितना नंबर ऑफ फंक्शंस है, जितना नंबर ऑफ फंक्शंस है उसके लिए उतना ही कंडीशन हमारे पास जाना चाहिए, और बाकी फिर हमारे पास एक ही काम है उस कंडीशन को, आई मीन उसे उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। लिख लीजिए सारे क्वेश्चन को। ओके, कुछ क्वेश्चन और लिख लो, 6 नंबर क्वेश्चन, 7, 8, 9 और 10 सबका आंसर मैंने दे देखा है राइट हैंड साइड पे। और एक बात ध्यान देना, जहां पे भी हमारे पास करली ब्रैकेट होगा तो मान के चलेंगे वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, और जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट होगा मान के चलेंगे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आई मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। चलिए ठीक, अब आइए लेके चलते हैं हम लोग इसी में एक दो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और लेके चलेंगे। अच्छा एक बात आप लोग बताओ, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन में एक डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना। डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ क्या होगा, है कि नहीं है? अब बोलो सर इसमें कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड डोमेन नहीं आया, आई मीन उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी नहीं आया। जी हाँ, नहीं आया। आइए एक दो क्वेश्चन उसमें भी बेस्ट में बता देता हूं, ठीक है, किसी के मन में ये ना रहे कि आईटीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन, आईटीएफ से रिलेटेड आई मीन इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो एक बात ध्यान देना कि आईटीएफ से रिलेटेड इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन ना आप ग्राफिकल एनालिसिस से ही करना। ग्राफिकल एनालिसिस कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स x प्लस log बेस 2 साइन इनवर्स x बाई 2। ध्यान देना मेरे को डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन निकालेंगे और लास्ट में दोनों में इंटरसेक्शन ले लेंगे। आइए लेकर चलते हैं कि फॉर y टू बी डिफाइंड, आप बताओ यहां पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो मैं बोलूंगा 2, वो कौन, एक साइन इनवर्स और एक स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में चाहिए, है कि नहीं। स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए तो मैं बोलूंगा साइन इनवर्स x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। दोनों को सॉल्व करके पहले दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, उसके बाद यहां पे कितना फंक्शन, तो मैं बोलूंगा 2, कौन कौन, एक साइन इनवर्स और एक लॉग। तो आप बताओ साइन इनवर्स को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो x/2 का वैल्यू -1 से +1 के बीच में चाहिए। लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, तो मैं बोलूंगा साइन इनवर्स x/2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो करना क्या है कि थर्ड को सॉल्व करना है, फोर्थ को सॉल्व करना है, दोनों में कॉमन लेना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, दोनों में कॉमन लेना है, और लास्ट में दोनों में ओवरऑल कॉमन ले लेना है, क्योंकि हमारे पास ये इसका और इसका दोनों का समेशन हमारे पास है कि नहीं। तो आइए हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमने क्या बताया कि आईटीएफ से रिलेटेड अगर इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होना तो बेस्ट है आपके पास ग्राफिकल एनालिसिस अभी दिमाग में रखना। वैसे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
फंक्शन के जस्ट बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और वहां पे मैं बताऊंगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड अगर इनइक्वालिटीज हो तो उसको हम लोग के पास सॉल्व करने का क्या क्या मेथड है। तो एक मेथड तो आप मान के चलो कि ग्राफिकल, ठीक है ना, कि ग्राफिकल कहने का मतलब क्या होगा कि ग्राफ उसका प्लॉट करने का तरीका हम लोगों को पता होना चाहिए सर। तो जी हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं कि उसका ग्राफ आप लोगों को कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आप माइंड में सेट कर लेना कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है ना कुछ ऐसा होता है, एक्स और ये वाई और कुछ इस तरीके का होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू यहां तक 1 तक जाता है और ये हमारे पास -1 होता है, ये हमारे पास π/2 होता है, ये हमारे पास -π/2 होता है। तो मैं बोल रहा हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। एक ग्राफ का नेचर यूं हो गया। अब बताओ मेरे को साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो लेना है, साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू लेना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या, एक्स एक्सिस के ऊपर ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट हमारे पास ये हो गया, तो ये पार्ट हो गया। तो एक्स का किस वैल्यू के लिए, तो मैं बोल सकता हूं ना 0 से 1 के बीच में। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एक्स लाइज बिटवीन 0 टू 1 हो गया सेकंड सर। समझ में आ रहा है ना। तब बता, पहले बताओ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड की बात करेंगे तो ये बोला गया -1 से 1 और ये बोला गया 0 से 1, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया बताओ, 0 से 1। इसको मैं मान लेता हूं a, है कि नहीं। तो आप पहले बताओ यहां से सॉल्व करो आप कि 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 थर्ड। उसी तरीके से यहां पे बताओ sin इनवर्स x/2 ग्रेटर देन 0, तो sin इनवर्स x/2 का ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, इनपुट को आप t मान लो। तो sin इनवर्स t ग्रेटर देन 0, तो sin इनवर्स t ग्रेटर देन 0 को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि t लाइज बिटवीन 0 टू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान दे रहे हो कि नहीं कि t का वैल्यू कहां से कहां तक होगा। तो t हमारे पास, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं t मान लूं तो t का वैल्यू जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि मेरे को ग्रेटर देन 0 लेना है, 0 नहीं लेना है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, t का वैल्यू 0 नहीं होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि 1 हमारे पास लिमिटेशन है, 1 तक जाएगा ये। तो 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज। अब t के बदले पुट कर दो, तो 0 लेस देन x/2 लेस देन और इक्वल टू 1। अब बताओ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को x का वैल्यू चाहिए, तो 2 से सारे तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी के सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये 4। तो सबसे पहले थर्ड इंटरसेक्शन 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। अब बताओ ये -2 से +2 और ये बोला गया 0 से 2, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 0 से लेकर 2 के बीच में, जिसको मैं मान लेता हूं b। तो फाइनली हम लोग बोलेंगे a इंटरसेक्शन b। अब बताओ 0 से 1 और ये 0 से 2, तो दोनों में कॉमन क्या मैं बोलूंगा, 0 से लेकर कहां तक, 1 के बीच में। दिस इज द फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन y। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन को बताने पे से मेरा इंटेंशन ये था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड अगर इन इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होना तो बेस्ट है उसका ग्राफिकल एनालिसिस। तो बोलोगे कि सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ ग्राफ प्लॉट करने का तरीका बता दो, तो प्लॉट करने का तरीका नहीं बता करके मैं कुछ ग्राफ ही बता देता हूं, उस ग्राफ को माइंड में आप सेट कर लेना और उससे रिलेटेड जैसे भी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना तो बस ग्राफिकल सॉल्यूशन आप दे देना। तो आइए उसका ग्राफ कुछ प्लॉट कर देता हूं मैं। ये तो हमने बता ही रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ आप देख लो, लर्न कर लो। x हो गया, ये y हो गया, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये 0, π/2 हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ, y इक्वल टू π/2, ये लेंगे y इक्वल टू -π/2 और ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके से लर्न कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ, ऐसा मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि इससे रिलेटेड कुछ भी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो तो ग्राफिकल एनालिसिस लेकर चल देना। ये y इक्वल टू 0 हो गया, ये y इक्वल टू π/2 हो गया और ये हम लोग लेकर चलते हैं y इक्वल टू पाई। ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं
y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स एंड y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का भी ग्राफ आप उसको लर्न कर लो। पहले x का वैल्यू 1 प्लॉट कर लेते हैं, फिर x का वैल्यू -1 प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कर लेते हैं, इसका रेंज जो होता है 0 से पाई के बीच में होता है। x का वैल्यू 0 तो है ही, ये π/2 कर लेते हैं, y इक्वल टू π/2 और ये कर लेते हैं हम लोग y इक्वल टू पाई। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ जो हमारे पास होगा वन से स्टार्ट कर दिया मैंने इधर, और यहां से मैं लेके चल देता हूं दिस वन। ठीक है, लर्न कर लीजिएगा ग्राफ को। नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखो बच्चों, मैं ग्राफ इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड अगर इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हो तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए इसे भी करना क्या है कि x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू -1 प्लॉट कर देना है, और ये हमारे पास y का वैल्यू π/2 और ये कैसे लेकर चलना है y इक्वल टू -π/2, और इसका जो वैल्यू जाएगा हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और इधर का ग्राफ जो जाएगा -1 से लेफ्ट के लिए कुछ ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर लेंगे हम लोग। ये है ना, तो इसको लेकर चल देंगे यूं, ऐसा। लर्न कर लीजिएगा ग्राफ को, ठीक है, काम आएगा आपके लिए। चलिए आज का क्लास यहां तक ही रखते हैं। ओके, थैंक यू, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।